नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं न्यायपालिका और विधायिका के संबंध में विवाद को देखेंगे और साथ ही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, कोलेजियम और न्यायिक सक्रियतावाद, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा की जाएगी। क्योंकि हाल ही में एक बार फिर से यह मुद्दा प्रकाश में आया है, क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्णयों को आलोचना की है और साथ ही कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिससे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय एक बार चर्चा में है। क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद और सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण न्याय देने का प्रावधान जो संविधान में है अनुच्छेद 142 को परमाणु मिसाइल की संज्ञा दी है। तो आज इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित रहने वाली है ये क्लास और हम इस संबंध में चर्चा परिचर्चा करेंगे आपस में। तो क्लास की शुभ शुरुआत शुभ विचार के साथ। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद को बदल सको तो चलो। संघर्ष जीवन का पर्याय है। आपको अपने लक्ष्य की ओर पहुँचने की में निरंतर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो निदा फाजली जी अपने इस गज़ल में एक शेर में कहते हैं और ये समझाने का प्रयास किया है कि ज़िंदगी के इस सफ़र में संघर्ष बहुत होंगे, कठिनाइयाँ बहुत होंगी, तुम्हें हिम्मत रखना होगा, आगे बढ़ना होगा। तुम भीड़ को पीछे छोड़कर आगे निकल सकते हो तो तब तुम चलो, नहीं तो छोड़ दो तुम। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। आइए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो विषय है न्यायपालिका बनाम विधायिका और जिन दो महत्वपूर्ण बिंदु पे हम चर्चा करने वाले हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसमें हम कोलेजियम और एनजेसी विवाद को देखेंगे। और दूसरा न्यायिक सक्रियता, अर्थात जब न्यायपालिका अपने परंपरागत स्वरूप से अलग संविधान के अन्य अंग, जो सरकार के जो अन्य अंग हैं कार्यपालिका और विधायिका के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने लगे, उसके अतिरिक्त कार्य करने लगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका का कार्य है कि वो विवादों को सुलझाए और संविधान का संरक्षक और व्याख्या करने का कार्य करे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आदेश ऐसा दे जो कानून के रूप में लागू हो तो उसे न्यायिक सक्रियतावाद के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसे लोकतंत्र में के लिए ठीक नहीं माना जाता। तो आज इन्हीं बिंदु पर हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है, इसको हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किया गया है न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में। तो अनुच्छेद 142 में यह वर्णन है कि सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में है। लेकिन वर्षों से यह परंपरा बन गई है कि सीजीआई की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा रहा था। अर्थात उनके अनुभवों को देखते हुए तथा उनकी जो ज्ञान है और वरिष्ठतम न्यायाधीश थे जो होते थे, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी सीजीआई के रूप में करते थे। और इस संदर्भ में हम देखेंगे कि क्या वर्तमान में जो कोलेजियम व्यवस्था आई है, जिसके अनुसार इस समय नियुक्ति हो रही है, उसका जन्म कैसे हुआ।
तो जो ऐतिहासिक परंपरा थी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम जज थे उनको सीजीआई के रूप में नियुक्ति की जाती थी। तो इस संदर्भ में 1973 और 1975 में 2 बार इसके साथ छेड़छाड़ की गई, अर्थात इसको छोड़ दिया गया, इस परंपरा का त्याग किया गया। 1973 में घटना हुई कि 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति एन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। पहली घटना ये थी। और 1975 में HR खन्ना को पीछे छोड़कर न्यायमूर्ति HA बेग की नियुक्ति की गई। तो ये 2 घटनाएं जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तथा मंत्रिपरिषद की भूमिका को बढ़ा दिया गया, अर्थात कार्यपालिका अब शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति में हस्तक्षेप कर रही थी। तो इस संदर्भ में प्रथम न्यायाधीशवाद SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 में यह प्रकाश में आया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि न्यायालय ने माना कि जो राष्ट्रपति के लिए संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे और यह उनके लिए बाध्यकारी है या नहीं। इस संबंध में न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही वो निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन आगे इस जो दूसरा न्यायाधीशवाद आया, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ, इस मामले में 1973 में के इस मामले में न्यायपालिका ने नई व्यवस्था शुरू की, अर्थात निरंतर जब मंत्रिपरिषद, क्योंकि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना होता था और राष्ट्रपति जब न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी उसमें अप्रत्यक्ष रूप से मंत्रिपरिषद की भूमिका होती ही थी। तो इस मामले में निरंतर जब न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक नियुक्ति के मामले में उसकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा था, तो 1973 के इस मामले में न्यायपालिका ने नई व्यवस्था शुरू की और यह निर्णय दिया कि राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के निर्मित कोलिजियम 1+2 तथा एक मुख्य CGI तथा सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। साथ ही इस निर्णय में 1993 के इस निर्णय में न केवल कोलिजियम की संकल्पना आई, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि ऐसा परामर्श मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा, अर्थात अब जो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से निर्मित जो कोलिजियम होगा, वो न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में जो राष्ट्रपति को जो सलाह देगा वो राष्ट्रपति के लिए उस सलाह को मानना बाध्यकारी होगा। इस संबंध में एक और विवाद है, तीसरा न्यायाधीशों के बाद 1988 में प्रकाश में आया। इस मामले में न्यायपालिका ने कोलिजियम जो व्यवस्था 1+2 की बनाई थी, इसमें एक CGI और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, उसमें 2 और वरिष्ठतम न्यायाधीशों को स्थान दिया और कोलिजियम में 2 न्यायाधीशों के स्थान पर अब 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को प्रदान किया, अर्थात ये संकल्प 1+5 की हो गई, 1+4 की हो गई, अर्थात 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश के का जो समिति बनेगी, जो कोलिजियम बनेगा, वो राष्ट्रपति को परामर्श देगा तथा उस परामर्श में जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति का रिकमेंड किया जाएगा उसी में से राष्ट्रपति को न्यायाधीश चुनना होगा। और यह सलाह बाध्यकारी है, 1993 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया था। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के लिए जब सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की सलाह मानना बाध्यकारी हो गया और संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह से, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश की सलाह से न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 124(2) में हमने ये देखा इस प्रावधान को। तो 2014 में संसद ने एक प्रावधान लाया, संविधान में संशोधन किया और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया। 2014 के 99 संवैधानिक संशोधन के
द्वारा संसद ने कोलिजियम के स्थान पर एनजेएसी का गठन किया। संसद ने कोलिजियम को क्या कहते हैं, एक तो कोलिजियम की व्यवस्था संविधान में नहीं है इस आधार पर, तथा दूसरे आधार पर इससे क्या कहते न्यायपालिका में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका थी और भाई भतीजावाद जैसे मुद्दे पर इस पर प्रश्न उठाया जा रहा था। तो फिर संसद ने कोलिजियम व्यवस्था के स्थान पर एनजेएसी का गठन किया तथा इसके दो मुख्य कार्य बताए। एनजेएसी जो गठन किया गया संसद द्वारा, इसके दो मुख्य कार्य बताए। पहला ये कि एनजेएसी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगी राष्ट्रपति को। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ये बताया गया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए सिफारिश करेगी। पहला कार्य था बताया गया एनजेएसी क्या करेगी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगी, और दूसरा उच्च न्यायालय अर्थात राज्यों के जो उच्च न्यायालय होते हैं उन एक राज्य से दूसरे राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए एनजेएसी सिफारिश करेगी। तो इस पर भी न्यायपालिका ने इसे अपनी स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता में इसे संसद का हस्तक्षेप माना तथा 2015 में ही आगे इस विवाद में चौथे न्यायाधीशों के बाद में, जिसे एनजेएसी विवाद के नाम से भी जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका ने 2015 के इस मामले में संसद के इस कदम को शक्ति पृथक्करण की धारणा का उल्लंघन माना और एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कोलेजियम व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया। और वर्तमान में भी कोलेजियम व्यवस्था काम कर रही है और इसी आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा न्यायाधीशों का राज्यों के उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो कोलेजियम व्यवस्था ही देखती है। और कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा एक सीजीआई प्लस 4 वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसमें ये राष्ट्रपति को अपनी सलाह देते हैं जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है, जैसे जिनका स्थानांतरण करना होता है, इस बारे में राष्ट्रपति इनसे परामर्श करता है तथा ऐसा परामर्श मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो गया है। साथ ही इस वाद में न्यायपालिका ने न्यायिक स्वतंत्रता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया और आधारभूत ढांचा की संकल्पना 1973 के केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचा की संरचना जो है केशवानंद भारतीवाद में लाई थी तथा आधारभूत ढांचा भी संविधान में परिभाषित नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कई संवैधानिक जो तत्व हैं, जो मूलभूत तत्व हैं, उनको आधारभूत ढांचा घोषित किया था। आधारभूत ढांचे के मामले में यह व्यवस्था है कि संसद आधारभूत ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती है और इस 2015 के इस एनजेएसी वाद में न्यायपालिका ने न्यायिक स्वतंत्रता को आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया गया, अर्थात किसी भी प्रकार से संसद न्यायपालिका की न्यायिक स्वतंत्रता के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती और इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, उनका स्थानांतरण हो या उनका वेतन हो या उनका कार्यकाल हो या फिर संसद में न्यायाधीशों के आचरण के विषय में चर्चा हो, ये वो प्रावधान है जो न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं। इस प्रकार न्याय जो एनजेएसी विवाद था वो अभी भी चल रहा है और सरकार निरंतर यह प्रयास कर रही है कि जब बहुमत की सरकार हो या फिर जब सुप्रीम कोर्ट भी अपने अंदर सुधार करने का प्रयास करे और एनजेएसी को बहाल करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। और वर्तमान व्यवस्था में कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट में और अन्य न्यायालय, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया कोलेजियम द्वारा संचालित है। और एक जो अगला महत्वपूर्ण विवाद है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता पे हम चर्चा इस एक वीडियो में इसके पहले भी कर चुके हैं, जो हाल में विवाद था। वर्तमान में भी चाहे वक्फ संशोधन विधेयक जो 2025 आया है या फिर तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा जो 10 विधेयक वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि और राष्ट्रपति की समय सीमा
विधेयक पर जो आरक्षित करने की समय सीमा की पाबंदी संविधान में नहीं थी, उस पर समय सीमा 3 महीने की समय सीमा लगा दी। ऐसे निर्णय न्यायिक सक्रियता के रूप में देखे जाते हैं। तो आखिर न्यायिक सक्रियता का आशय क्या है? न्यायिक सक्रियता का आशय है इस बात से है कि न्यायपालिका अपनी परंपरागत भूमिका के साथ ही अन्य पहलकारी भूमिकाओं का निर्वहन करने लगे, जो मूलभूत रूप से विधायिका या कार्यपालिका को करना चाहिए। ऐसे कई आदेश हमें कई बार देखने को मिले हैं, पर्यावरण के मुद्दे पर, दिल्ली में ट्रैफिक के मुद्दे पर या प्रदूषण के मुद्दे पर, जिसमें न्यायपालिका ने ऐसा आदेश दिया है जो सीधे कानून के रूप में लागू हो गए हैं जनता पर। और यह कार्य तो मूलभूत रूप से विधायिका का है, कानून बनाने का कार्य, और संविधान में इसे परिभाषित भी किया गया। और भी ऐसे विवाद हैं, जैसे केशवानंद भारती वाद में आधारभूत ढांचे की संकल्पना हो, और मेनका गांधीवाद में गरिमामय जीवन की संकल्पना, अनुच्छेद 21 को विस्तारित करने की संकल्पना हो। एसपी गुप्तावाद में जनहित याचिका को इस मामले में लाया गया था। तो इस प्रकार से कई ऐसे निर्णय में सुप्रीम कोर्ट न्यायिक सक्रियता के रूप में न्यायपालिका न्यायिक सक्रियतावाद की भूमिका निभाई है, जो कार्य विधायिका या कार्यपालिका को करने चाहिए थे उस रूप में। या तो ऐसा हो सकता है कि विधायिका और कार्यपालिका उचित ढंग से कार्य न कर रही हों, इसलिए सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायपालिका अग्रणी आकर लोकतंत्र के हित में, समाज के हित में ऐसे कदम उठा रही है जो कि समाज के लिए आवश्यक है, या फिर जो है ये पहलकारी भूमिकाएं जो निर्वहन कर रही है सुप्रीम कोर्ट, ये एक हिसाब से संसद ये दिखा रही है कि संसद कार्य नहीं कर रही है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन में आवश्यक क्या है? लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि सरकार का हर एक अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे, और संविधान में यह प्रावधान है कि संविधान में प्रत्येक अंग का स्पष्ट कार्यक्षेत्र है। संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है, तो कार्यपालिका उन्हें लागू करने तथा न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल है या नहीं। इस प्रकार से जो स्थापित व्यवस्था है, जो एक परंपरागत व्यवस्था है, उसी हिसाब से अगर शासन के सभी अंग, शासन के जो सभी अंग हैं वो अपनी भूमिकाओं का अगर निर्वहन करें, तो इस प्रकार से ना तो हमें न्यायिक सक्रियतावाद देखने को मिलेगा और ना ही ऐसा देखने को मिलेगा कि संसद न्याय निर्णय कर रही है, विवादों को सुलझा रही है। तो लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए सभी अंग, सरकार के सभी अंग को, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, अपनी अपनी शक्तियों और क्षेत्र में रहकर कार्य करना चाहिए, और पृथक्करण का जो सिद्धांत है, अवरोध और संतुलन का जो सिद्धांत है, उसका पालन करना चाहिए। तो आज की इस क्लास में हमने एनजेएसी विवाद तथा न्यायिक सक्रियतावाद की संकल्पना को समझा है। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपको सूचित किया जाता है कि आगामी एग्ज़ाम जो आरओ और पीसीएस का एग्ज़ाम है, जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, उसका संपूर्ण जो सब्जेक्ट है इतिहास भूगोल, सभी का निरंतर प्रश्नों का अभ्यास और क्विज टेलीग्राम चैनल पर करवाया जा रहा है तथा करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को वहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है तथा निरंतर आपको वहाँ पे अपडेट किया जा रहा है। तो आप वहाँ ज़रूर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और धार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।